Learning Point Tutorials presents. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हम क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर कर रहे थे, जिसे हमने पिछली वीडियो में केमिकल बिहेवियर देखा था उनका और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, तो हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर और इनके रिएक्टिव एंड नॉन लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ इनकी रिएक्शन देखेंगे। तो एक कुछ हमने देखा, कुछ पॉइंट्स हमारे जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इनकी रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, हमारा टॉपिक अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन O2। चूँकि हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव हैं और जिंक वगैरह जो है या मैग्नीशियम है, ये इनकी कंपैरिजन कम है। फिर आयरन है और नीचे गोल्ड है, सिल्वर है, जो कि बिल्कुल नोबल मेटल की तरह बिहेव करते हैं और रिएक्शन कम करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जब वे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे बहुत ये फास्ट रिएक्शन करते हैं। और या हम कह सकते हैं कि पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। जैसे सोडियम का जो हम रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, तो हम देखते हैं सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O। ये इसमें ये सोडियम ऑक्साइड बनता है। और इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड बहुत ये हम कह सकते हैं बोथ दिस मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट वायलेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन दे कैच फायर। और इसी कारण इनको कहते हैं कि ये जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो एक फायर कैच कर लेते हैं। अब जैसे अब है मैग्नीशियम। तो जब मैग्नीशियम को रिएक्शन कराते हैं, हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम की कंपैरिजन कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन करेगा हीटिंग के बाद और बर्न्स ब्राइटली टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह से फिर जैसे आयरन है, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये Fe3O4 बनाएगा। ये Fe3O4 ये कॉम्बिनेशन है दो कंपाउंड्स का, FeO और Fe2O3। इसको हम फेरोफेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरोफेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये दो का मिक्सचर है, फेरोफेरिक। इसी तरह से जो कॉपर है, सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर का, तो कॉपर भी रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड या कुप्रिक ऑक्साइड बना देगा, कुप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। तो हमने देखा कि जो जितने भी ये मेटल्स हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्शन करके ये ऑक्साइड बनाते हैं। और इस ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं, ये लगभग बेसिक नेचर के होते हैं और ये अपने रेस्पेक्टिव वैलेंसीज के अकॉर्डिंग ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो सिल्वर और गोल्ड है, ये लगभग नोबल गैस है,
की तरह बिहेव नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो ये ज़्यादातर इनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो हमने जैसे बताया कि इनकी बेसिक नेचर होती है, और ये वाटर में जब हम इनको डिजोल्व करते हैं तो ये बेस बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड हैं वे मोस्टली बेस बनाते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मैंने मोस्टली इसलिए कहा क्योंकि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो हम देखते हैं कि जो सोडियम ऑक्साइड है प्लस जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें OH जो होता है हमारा वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो और इसी तरह से पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब ये पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो कि बेस होते हैं। अब इनके जो ऑक्साइड्स और जो मेटल्स जैसे कैल्शियम और एल्यूमिनियम होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, और हम कह सकते हैं कि बट द corresponding हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट soluble इन वाटर, हम ये भी कह सकते हैं इसको। तो दे रिमेन एज सस्पेंशन। तो जैसा हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में जब मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जो वाटर में मिलाया तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जैसा कि हमने बोला कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लाइक कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट द corresponding हाइड्रोक्साइड्स आर नॉट soluble इन वाटर, दे रिमेन एज सस्पेंशन। तो जिस तरह हम देखते हैं कि ये एक्वस फॉर्म में आ जाएंगे, ये भी एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, ये भी एक्वस फॉर्म में आएगा, लेकिन ये सस्पेंशन फॉर्म में रहेंगे, ये सस्पेंशन फॉर्म में रहेंगे। और इन सभी मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड देखे हमने सब बेसिक नेचर शो करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये सब बिहेव करते हैं एज अ बेस। तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर और दे आर बेस। आइए अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ। चूंकि एसिड्स के बारे में हम जानते हैं कि एसिड्स मोस्टली एसिड्स H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन ये लिबरेट करते हैं, H+ आयन छोड़ते हैं एसिड्स। और हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर जो मेटल्स थे वो हाई रिएक्टिव थे, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स थे, हाई रिएक्टिव, और जो नीचे थे इससे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम एक्शन विद एसिड्स की बात करेंगे मेटल्स के केस में, तो हम देखेंगे कि जो जैसे कैल्शियम है प्लस HCl, तो ये कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन करेगा, और मैग्नीशियम है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। ऐसे ही सोडियम है, HCl के साथ रिएक्शन करके वो NaCl फॉर्म करेगा। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि मेटल प्लस एसिड ये सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, प्लस हाइड्रोजन को लिबरेट आउट करेंगे, ये हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। अगर हमारा केस मेटल का है तो इस तरह से ये रिएक्शन कैरी आउट होती है। अगर हम ऑक्साइड में लेते हैं, सपोज यहीं पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl लेते हैं हम,
तो हमारा बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। और अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं प्लस HCl तो हमारी रिएक्शन जो आती है वो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O आती है। तो यहाँ पे ये दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं और यहाँ हम कह सकते हैं डिजोल्व फॉर्म में सॉल्ट होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स सिंस दे रिएक्ट विद वाटर। दे रिएक्ट विद, हमने पीछे देखा था कि वो वाटर में रिएक्ट करके बेसिक बना रहे थे। और जब हम कहते हैं कि जब दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स। लेकिन यहाँ पे हमने बात की थी कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बेसिक नेचर, ये इनकी नेचर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। या हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर आल्सो रिएक्ट विद एल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये इसको इनके हम रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन मेटलर्जी में काम आती है। और या फिर इसमें एक वर्ड आता है एम्फोटेरिक, एक वर्ड होता है एम्फोटेरिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड है, जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो बिहेव करता है एज अ बेस और सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाते हैं तो वही कंपाउंड बिहेव करता है एज अ एसिड और सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो एम्फोटेरिक होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ वीक बेस का काम करता है और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड की तरह बिहेव करता है और दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होता है एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक या उभयधर्मी प्रकृति इसकी। अब जैसे हम बात कर रहे थे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जो कि हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो ये बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और वाटर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और जब हम जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। तो हमने यहाँ पे देखा कि एल्कली के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं प्लस वाटर रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस है, मेटल का बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि एसिड के साथ मिलकर बेस सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव करते हैं एज अ वीक एसिड और इसी नेचर को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर या उभयधर्मी प्रकृति। ये आपको समझ में आ गया होगा ढंग से कि हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराई है और जो कि सॉल्ट फॉर्मेशन की है यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और यहाँ पर सोडियम जिंकेट, और दोनों में वाटर रिलीज हुआ है। क्योंकि एसिड और बेस के साथ मिलकर जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो ये एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। अब हम बात करेंगे अपने अलग इससे अगला टॉपिक, या हम कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल केमिकल प्रॉपर्टी, जिससे हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन बात करेंगे, रिएक्शन विद H2 हाइड्रोजन। अब ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हाइड्रोजन की जो नेचर है उसके बारे में हम बात करते हैं एक बार। जो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसमें
के सेल होती है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, जिसे हम डुप्लेट कहते हैं। अब चूंकि इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो H+ आयन बनाएगा, और जब भी ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हाइड्राइड आयन बनाएगा। तो ये बिहेव करता है एज अ कैटायन और ये बिहेव करता है एज अ एनायन। तो ये नेचर मेटल्स की तरह है और ये नेचर नॉन मेटल्स की तरह है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, ये इसमें ध्यान रखना। ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं लेकिन ये नॉन मेटल ही है। और तो अब हम बात कर रहे थे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हम इसमें देखेंगे कि जो रिएक्शन विद हाइड्रोजन होती है तो मेटल हाइड्राइड बनता है। जैसे सोडियम को जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से तो सोडियम हाइड्राइड फॉर्मेशन होती है। और जब कैल्शियम की हम रिएक्शन कराते हैं H2 से तो कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्मेशन होती है। द मेटल हाइड्राइड्स readily dissolved in water to form corresponding हाइड्रोक्साइड एंड इवोल्व हाइड्रोजन गैस। जैसे हम जब सोडियम हाइड्राइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और इसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होती है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी रिएक्शन विद हाइड्रोजन होगी तो हाइड्राइड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेटल प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड फॉर्मेशन करेगा। अब रिएक्शन विद जो हमारा अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है हमारा रिएक्शन विद वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद H2O। मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन, हम देखते हैं कि मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन। और इसी मेटल को, ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हुई है, जब ये अगले मॉलिक्यूल से मिलेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ये रिएक्शन मैंने 2 स्टेप में कर दिया है, जो कि अगर हम इसको बात करें इसकी ओवरऑल तो मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जैसे मैं एक केस डिस्कस करता हूँ सोडियम का, या हम बात करते हैं सोडियम या पोटेशियम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो चूंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और जो वाटर है वो H+ आयन और OH- आयन में टूटता है, तो ये सोडियम पॉजिटिव नेचर होने के कारण H+ को रिमूव करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करेगा और इसमें H2 गैस इवॉल्व होगी। क्योंकि इसको मैं एक बार समझा दूँ, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वाटर ही है दोनों केस में। मैंने इसको 2 स्टेप में बता दिया। आप इसकी बजाय आप इसको याद कर सकते हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगी और H2 गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर। अब मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ डिटेल में कि किस तरह ये डिस्प्लेस करता है वाटर को। क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा
इजिली, और जो H2O है वो H प्लस और OH माइनस में डिजोल्व होगा, वो ब्रेक होता है। और जो अब सोडियम आयन जो है वो मोर रिएक्टिव है देन H प्लस आयन। तो ये H प्लस आयन जो जो बना था, ये एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने रिलीज किया था उसको लेके ये H में टूट जाएगा और H प्लस H2 फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो बचा अब हाइड्रोक्साइड और Na प्लस, अब Na प्लस और OH माइनस मिलकर NaOH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, जो कि बेस होगा, जो कि बेसिक नेचर है, या फिर हम कहते हैं बेस है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसी तरह से इसके अलावा, सोडियम के अलावा, जब हम बात करते हैं कैल्शियम प्लस H2O की, कैल्शियम प्लस वाटर की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये भी हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। और इसी तरह मैग्नीशियम प्लस H2O, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा और H2 को रिलीज करेगा, ये गैस में एक्सपेल होगी रिएक्शन से। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, या हाइड्रोजन से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, वे मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। और जो मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये वाटर साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं और उसको उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाते, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि जो मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा सकता है, वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। अब बात आती है रिएक्शन विद एसिड्स, ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया था, लेकिन इसमें एक बात आती है कि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट बनाए, तो सॉल्ट बनता है और H2 गैस उसमें इवॉल्व होती है। जैसे Mg को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और H2 गैस इवॉल्व होती है। मैग्नीशियम को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे और या Mg को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और H2 गैस इवॉल्व होती है। इसी तरह से बाकी मेटल्स भी रिएक्शन करते हैं। इसमें बस जब भी हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि जो जैसे जिंक है, जब जिंक रिएक्शन करता है HNO3 के साथ, तो ये ध्यान रखना कि ये H2 गैस इवॉल्व नहीं करता, ये HNO3 के साथ रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट NO3, ये इसमें NO3 जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर इसमें इवॉल्व करता है और NO2, इसमें ये रिएक्शन होती है। इसको अगर मैं डिटेल में लिखूं तो HNO3 के साथ कंसनट्रेट HNO3 लिया है इसमें, तो जिंक नाइट्रेट प्लस 2H, और जब हम HNO3 के साथ जब ये H जो इवॉल्व होती है, ये वापस HNO3 के साथ रिएक्शन करती है और ये H2O फॉर्मेशन करती है प्लस NO2 रिएक्शन करती है। तो हम कैसे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारी जो रिएक्शन निकल के आती है जिंक, और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया, तो ये हो गया 4 HNO3 कंसनट्रेट और ये जिंक ZnNO3 ट्वाइस और 2H2O प्लस NO2 2NO2, क्योंकि यहाँ पर ये 2H से 2H यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारी रिएक्शन आती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो जिंक के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में जिंक नाइट्रेट फॉर्मेशन होती है
और NO2 इवॉल्व होती है और इसमें वाटर फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर Mg प्लस HNO3 और जो रिएक्शन इसमें जब इसको हम इसमें वेरी डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो उस केस में MgNO3 ट्वाइस और इसमें H2 गैस यहाँ पर इसमें इवॉल्व होती है। तो जो हम कह सकते हैं कि HNO3 का जो रिएक्शन है मेरे साथ वो थोड़ा वेरिएबल होता है। किसी के साथ यहाँ पे NO2 दे रहा है और यहाँ पर H2 दे रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कह सकते हैं हम उसको, और 10th CBSE के लिए भी ये दोनों में काफ़ी पूछा जाता है। एक्वारीजिया ये इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, इसको। ये ज़्यादातर कौन यूज़ करता है? ये गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं इसको। जितने भी गोल्डन प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो जिनकी शाइनिंग डल पड़ जाती है, गोल्डन ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्डन जो डल हो जाते हैं तो उसको शाइन कराने में या हम कह सकते हैं उसकी वॉशिंग करने में इसका यूज़ होता है। और जो एक्वारीजिया है वो बनता है कंसनट्रेटेड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ये 3 मॉलिक्यूल HCl के होते हैं और इसमें 1 मॉलिक्यूल HNO3 का होता है, नाइट्रिक एसिड का। ये भी कंसनट्रेटेड होता है, या हम कह सकते हैं कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में हम लेते हैं 3:1, 3 HCl और 1:HNO3। और इसमें जो रिएक्शन होता है, इसको मैं थोड़ा वैसे ही थोड़ी बता रहा हूँ। इसमें जो रिएक्शन होता है, ये जो गोल्ड या जो प्लेटिनम होते हैं वे इसमें क्या करते हैं, इसमें इनके जो रिएक्शन से इनके रिएक्शन से इसमें ये HCl है तो यहाँ से क्लोरीन फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। और जिसको अगर हम रिएक्शन से शो करें तो HNO3 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो NOCl बनता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। हालांकि ये CBSE के जो 10th के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा बियॉन्ड उससे। और यहाँ पर Cl गैस इवॉल्व होती है, ये Cl गैस इवॉल्व होती है। लेकिन मैं इसको वैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए समझा रहा हूँ। और जब ये Au गोल्ड है, जब ये Cl के साथ मिलता है तो AuCl3 फॉर्मेशन करता है, या हम कह सकते हैं ओरिक क्लोराइड। इसको ओरिक क्लोराइड फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से प्लेटिनम रिएक्शन करता है और प्लेटिनम क्लोराइड फॉर्मेशन करता है, Pt प्लस PtCl4 बनाता है, जो कि प्लेटिनम क्लोराइड फॉर्मेशन करता है। और इस तरह से इसकी जो गोल्डन या प्लेटिनम प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी वॉशिंग होती है। यहाँ पर ध्यान देना कि जो Cl है वो नेसेंट फॉर्म में होती है। नेसेंट को हम कह सकते हैं न्यूली बॉर्न, फ्रेशली बॉर्न ये क्लोरीन होती है। और यही गोल्ड एंड प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करती है और ये उसकी वॉशिंग करती है। तो आपने देखा कि एक्वारीजिया जो है वो 3:1 का होता है HCl और HNO3 का, जो कि दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। अब बात आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर सॉल्ट्स। जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जो मेटल जब सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, मेटल प्लस सॉल्ट्स। अब क्योंकि हमें पता है कि इसमें सॉल्ट में मेटल का ही आयन होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैरी आउट करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अगर ये मेटल अगर ये हाई रिएक्टिव है, देन सॉल्ट के मेटल से, जो मेटल सॉल्ट है अगर ये हाई रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके सॉल्ट से
और खुद वहां पर अटैच हो जाएगा और ये मेटल इसमें रिमूव हो जाएगा जो सॉल्ट के अंदर अटैच था और पहले। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरी करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि मेटल प्लेस्ड हायर इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द metal which occupy a lower position from the aqueous solution of its salt, or a less reactive metal can displace, या हम कह सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस एक्टिव को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर ये हमारा जैसे हम सोडियम को का रिएक्शन कराते हैं, सपोज हम कोई लेते जैसे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन लेते हैं, सपोज जिंक लेते हैं हम, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट फॉर्मेशन प्लस कॉपर बना देगा और कॉपर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और इसी तरह से हम काफ़ी रिएक्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे जिंक का जब हम FeSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और आयरन रिमूव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जब हम आयरन को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो आयरन है वो जिंक से कम रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव होने के कारण ये रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अब यहाँ पर के हाई रिएक्टिव मेटल रिएक्शन में लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं और इसी कारण इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इनके जो रिएक्शंस है इस केस में आयंस की या इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग, इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है चाहे वो गेनिंग में हो या वो लूजिंग में हो या वो शेयरिंग में हो, और उसी के कारण ये रिएक्शंस कैरी आउट होती हैं। तो आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।